नमस्कार दोस्तों, हमारा YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। अस्पताल सहायक भर्ती परीक्षा की तैयारी करने वाले विद्यार्थियों के लिए आज हम लेकर आए हैं विज्ञान का अगला टॉपिक, जिसका नाम है आनुवांशिकता। आनुवांशिकता का पहला प्रश्न है, आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? तो जॉन मेंडल या ग्रेगर जॉन मेंडल इनका नाम है। आनुवांशिकी का जनक कहा जाता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और परीक्षा की दृष्टि से जो है इसे आपको याद रखना पड़ेगा। ग्रेगर मेंडल भी शब्द परीक्षा में आ सकता है। ग्रेगर मेंडल, ग्रेगरी मेंडल या केवल मेंडल। तो आनुवांशिकी के जनक जो है मेंडल हैं। ये आपको याद रखना है। दूसरा प्रश्न है, मेंडल ने अपने आनुवांशिकी के प्रयोग किस पौधे पर किए थे? तो मटर के पौधे पर किए थे, वो भी उद्यान मटर। अब मटर देखो यहाँ पर अलग अलग ऑप्शन दे रखे हैं, तो केवल यदि मटर का पौधा है आंसर होगा मटर, और यदि मटर के अलग अलग विकल्प दिए गए हों, उद्यान मटर पर किया था। जीन शब्द का प्रतिपादन सबसे पहले किसने किया था? तो विल्हेम जोहानसन ने जो है जीन शब्द का सबसे पहले प्रतिपादन किया था। आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? अब देखिए, आनुवांशिकी के जनक अलग हैं। अब यहाँ प्रश्न यह पूछा गया है कि आनुवांशिकी शब्द सर्वप्रथम किसने दिया था? तो वो दिया था विलियम बैटसन ने। अगला प्रश्न है, माता पिता के गुण उनकी संतानों में किसके द्वारा स्थानांतरित होते हैं? तो क्रोमोसोम्स के द्वारा स्थानांतरित होते हैं, यानी कि गुणसूत्रों के द्वारा माता पिता के गुण उनकी संतानों में स्थानांतरित होते हैं। अगला प्रश्न है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? फिनोटाइपिक अनुपात होता है 3:1 मोनोहाइब्रिड क्रॉस का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक संकर संस्करण का जीनोटाइपिक अनुपात क्या होगा? 1:2:1 संकर संस्करण। अब देखिए, मटर के पौधे पर जो मेंडल ने प्रयोग किए, तो उन्होंने अलग अलग जातियों के पौधों को, जो है संकर प्रजाति के पौधों को इसमें ऐड किया, और ऐड करने के बाद उनके अनुपात को बताया। एक संकर संकरण का जीनोटाइपिक अनुपात 1:2:1 होता है, एक संकर। अगला है द्विसंकर संकरण का फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है? तो द्विसंकरण के लिए 9:3:3:1 इस अनुपात में जो है द्विसंकरण करवाया जाता है, तब जाकर फिनोटाइपिक अनुपात निकल कर आता है। तो द्विसंकरण में जो है ये अनुपात रहेगा 9:3:3:1। तो एक संकर पूछा जाए तो 1:2:1। ये आपको याद रखना है। एक संकर संकरण और द्विसंकर संकरण में फिनोटाइपिक अनुपात क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेंडल का कौन सा नियम सार्वभौमिक माना जाता है? तो मेंडल का जो पृथक्करण का नियम है, उसे सार्वभौमिक यानी कि यूनिवर्सल माना जाता है। जब F1 पीढ़ी का संकरण किसी भी एक जनक से करवाया जाता है, तो उसे क्या कहते हैं? संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। बैक क्रॉस F1 पीढ़ी का, अलग अलग पीढ़ियों को जो है मेंडल ने प्रयोग किया, तो उसमें F1 पीढ़ी है। तो F1 पीढ़ी का संकरण जब जो किसी भी जनक यानी कि पेरेंट, जिसको हम बोलते हैं, से करवाया जाता है, तो उसे संकर पूर्वज संकरण कहा जाता है। अगला प्रश्न है, किसी जीव के बाह्य लक्षण या शारीरिक बनावट को क्या कहा जाता है? तो फिनोटाइप। अब देखिए, फिनोटाइप शब्द कई बार अभी आया है, तो अब आप उसका अर्थ याद रख लें कि किसी जीव का जो बाहरी लक्षण है या जो शारीरिक बनावट होती है, उसे फिनोटाइप कहा जाता है। तो फिनोटाइप के लिए जो यानी कि शारीरिक बनावट एक संकर की क्या होती है? 1:2:1। और द्विसंकर की क्या होती है? 9:3:3:1। यानी कि शारीरिक बनावट जो पूछी जाती है एक संकर और दो संकर की, तो उसे फिनोटाइप कहा गया है। अगला प्रश्न, किसी जीव की आनुवांशिक संरचना को क्या कहते हैं? जीनोटाइप। वंश की आनुवांशिक आनुवांशिक संरचना जिसको जीनोटाइप कहा जाता है। मटर के पौधे में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभावी लक्षण है? झुर्रीदार बीज। मटर मटर के पौधे में जो है अप्रभावी लक्षण होता है झुर्रीदार बीज।
टीटी लंबे और टीटी बोने, यानी दो प्रकार के जो है यहाँ पर पौधे दिए गए हैं मटर के। दो कैपिटल वाले टीटी हैं और दो स्मॉल लेटर वाले टीटी हैं। के बीच संकरण से F1 पीढ़ी में सभी पौधे किस प्रकार के होंगे? तो सभी पौधे जो है लंबे होंगे। यानी कि अगर दो टीटी हैं लंबे पौधे और दो टीटी बोने पौधे हैं, तो F1 पीढ़ी में जो है यदि संकरण करवाया जाएगा तो सभी पौधों की साइज लंबी होगी। मटर के पौधे में फली का हरा रंग कैसा लक्षण है? प्रभावी लक्षण है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या कितनी होती है? ये होती है 46। आपको याद होना चाहिए प्रश्न, बहुत ही सरल प्रश्न है, परीक्षाओं में पूछा जा सकता है। मानव कोशिका में गुणसूत्रों की कुल संख्या 46 होती है। अगला प्रश्न है, मानव में ऑटोसोम्स यानी कि अलिंग गुणसूत्र के कितने जोड़े पाए जाते हैं? अलिंग गुणसूत्र के 22 जोड़े पाए जाते हैं। अब आपके जो कंफ्यूजन होगा अभी आने वाले प्रश्न में आपके सोल्व हो जाएगा। पुरुष में कौन सा लिंग गुणसूत्र संयोजन होता है? तो पुरुष में XY गुणसूत्र होता है। याद रखिएगा, पुरुष में XY और महिला में XX। तो ये गुणसूत्र का जोड़ा पाया जाता है। नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण किसके गुणसूत्र द्वारा होता है? तो हमेशा पुरुष के गुणसूत्र के द्वारा जो है नवजात शिशु के लिंग का निर्धारण होता है। यदि पिता से मिलने वाला गुणसूत्र X हो तो संतान का लिंग क्या होगा? यानी कि यदि पिता में कौन से गुणसूत्र पाए जाते हैं? X और Y। यदि पिता से केवल X गुणसूत्र मिला है तो संतान जो है एक लड़की के रूप में जन्म होगा। पक्षियों में लिंग निर्धारण की कौन सी प्रणाली मुख्य रूप से पाई जाती है? तो पक्षियों में जो है ZZ और ZW प्रणाली मुख्य रूप से पाई जाती है। अगला प्रश्न है, डीएनए का पूर्ण रूप क्या है? तो डीएनए का पूर्ण रूप है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, यहाँ ये चित्र के नीचे भी जो है आपको लिखा हुआ मिल जाएगा। यहाँ लिखा हुआ डीएनए का फुल फॉर्म, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, तो आप इसको याद रखें नाम को, डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अगला प्रश्न है, डीएनए की द्विकुंडली रचना किसने दी है? द्विकुंडली रचना दी है वाटसन और क्रिक ने। केंद्रक के अलावा डीएनए और कहाँ पाया जाता है? तो माइटोकॉन्ड्रिया में और क्लोरोप्लास्ट में जो है डीएनए पाया जाता है। डीएनए में कौन सा नाइट्रोजन क्षार नहीं पाया जाता? यूरेसिल। तो डीएनए में जो एडेनिन होता है, ग्वानिन होता है और साइटोसिन होता है, तो जो है ये तीनों क्षार डीएनए में पाए जाते हैं। आरएनए में थाइमिन के स्थान पर कौन सा क्षार पाया जाता है? यूरेसिल। आरएनए में जो है यूरेसिल पाया जाता है। प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना कहाँ निहित होती है? डीएनए में, यानी कि जीन में जो है प्रोटीन संश्लेषण के लिए सूचना निहित होती है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण किसके द्वारा किया गया था? इस प्रश्न को आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। डॉक्टर हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। प्रयोगशाला में सर्वप्रथम डीएनए का संश्लेषण हरगोविंद खुराना के द्वारा किया गया था। आनुवंशिक कूट की खोज के लिए किसे नोबेल पुरस्कार मिला था? तो हरगोविंद खुराना को जो है आनुवंशिक कूट के लिए जो है नोबेल पुरस्कार दिया गया था। आनुवंशिक कूट की खोज जो है किसने की? हरगोविंद खुराना ने। द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक कौन है? चार्ल्स डार्विन। चार्ल्स डार्विन जो है द ऑरिजिन ऑफ स्पीशीज पुस्तक के लेखक हैं। प्राकृतिक चयन का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था? तो प्राकृतिक चयन का सिद्धांत जो है डार्विन ने ही प्रतिपादित किया था। उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत किसने दिया था? तो लेमार्क। आपको याद रखना है, जीन बैप्टिस्ट और लेमार्क। जो लेमार्क शब्द है उपार्जित लक्षणों की वंशागति का सिद्धांत दिया था। यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगला प्रश्न है, जीवों में अचानक होने वाले बड़े आनुवांशिक परिवर्तन को क्या कहते हैं? उत्परिवर्तन कहा जाता है। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था?
तो उत्परिवर्तन का सिद्धांत जो है ह्यूगो डी ब्रीज द्वारा दिया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समजात अंग क्या होता है? समजात मतलब संरचना समान होती है और कार्य भिन्न होते हैं, उन्हें जो है समजात अंग कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा समजात अंगों का उदाहरण है? हमारा हाथ और कुत्ते के अग्रपाद जो है समजात अंगों के उदाहरण है। समवृत्ति अंग क्या होते हैं? कार्य समान होता है और संरचना भिन्न होती है। तितली और चमगादड़ के पंख किस प्रकार के अंग हैं? समरूप अंग, तितली और चमगादड़ के। मानव शरीर में पाया जाने वाला एक अवशेषी अंग कौन सा है? अपेंडिक्स अवशेषी अंग है। निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक आनुवांशिक विकार है? हीमोफीलिया। हीमोफीलिया जो एक आनुवांशिक विकार है। वर्णांधता में व्यक्ति किन रंगों में अंतर नहीं कर पाता? जब कलर ब्लाइंडनेस हो जाता है वर्णांधता, तो वह लाल और हरे रंगों में अंतर नहीं कर पाता है। हीमोफीलिया रोग में शरीर में क्या प्रतिक्रिया होती है? रक्त का थक्का नहीं बनता। हीमोफीलिया रोग में जो है शरीर के क्या प्रतिक्रिया होती है कि उसमें रक्त का थक्का नहीं बनेगा। डाउन सिंड्रोम किस गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है? डाउन सिंड्रोम जो है 21वें गुणसूत्र की त्रिसूत्रता के कारण होता है। पृथ्वी की उत्पत्ति के समय कौन सी गैस स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी? ऑक्सीजन। पृथ्वी की जब उत्पत्ति हुई उस समय जो है ऑक्सीजन स्वतंत्र अवस्था में नहीं थी। जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत किसने दिया था? ओपेरिन और हाल्डेन ने जो है जीवन की रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत दिया था। अगला प्रश्न है, ओपेरिन होल्डेन सिद्धांत को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किसने किया था? यूरे और मिलर ने। प्राचीन काल के जीवों के अवशेषों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीवाश्म विज्ञान। जीवाश्म विज्ञान कहा जाता है प्राचीन काल के जीवों के अवशेषों के अध्ययन को। नेक्स्ट क्वेश्चन, जैव विकास के दृष्टिकोण से हमारी सबसे अधिक समानता किससे है? चीन के विद्यार्थी से। आधुनिक मानव का वैज्ञानिक नाम क्या है? होमोसेपियंस। होमोसेपियंस कहा जाता है मानव का, यानी हमें क्या कहा जाता है? होमोसेपियंस के नाम से पुकारा जाता है। तो यह चैप्टर जो आनुवांशिकी का है, इसमें शुरुआती जो 25 प्रश्न है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है और उन 25 प्रश्नों में से निश्चित ही आपके 2 से 3 प्रश्न आने की संभावना है। तो एक बार आप उनको जरूर ध्यान से रीड करें और देखें कि कौन से प्रश्न जो है आपको याद हैं और कौन से नहीं याद है। तो जो याद है उनको आप क्लियर रखें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।